कई बार ऐसा होता है कि हिंदी गलत होती है या इंग्लिश गलत होती है, तो उस केस में आपको पता हो कि इस बात को हिंदी में क्या कहेंगे। तो पोल में आप जवाब दे पा रहे हैं, होपफुली 1 मिनट का टाइम देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स करेंगे। इसका पीडीएफ जो है सेशन का वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। 1 मिनट आप मुझे देंगे ताकि मैं आपका सामने ये पोल देख पाऊँ। इतने आप शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की और पढ़ाई करना चाहते हैं बहुत ही मन से। अगले 2-3 घंटे आप निकाल करके शांति से बैठिएगा, पेशेंस रख करके, ताकि हम सेशन को देख पाएँ, समझ पाएँ, जान पाएँ। और ये लॉगिन होने में पता नहीं क्या समस्या आ जाती है। हाँ खैर कोई नहीं, 1 मिनट रुकिएगा। आप जवाब दीजिए इतने इस क्वेश्चन का पढ़ के, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मैं आपका पोल में आंसर प्रॉपर देख पाऊंगी कि कितने लोग क्या आंसर दे रहे हैं, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आप लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं। कितने लोग? 48% लोग। चलिए समझते हैं। अच्छा, दोनों को ही गलत बता दिया, चलिए बहुत बढ़िया। ये नए तरह के क्वेश्चन है जो इस बार एक सेट में 30 क्वेश्चन के अंदर, मतलब सीडीपी में स्पेशली 4 क्वेश्चन इस तरह के इन्होंने दिए हैं। और ये ज्यादातर मैंने देखा है कि जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो डेवलपमेंट हो या लर्निंग हो, इन दोनों टॉपिक से सबसे ज्यादा इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। तो लाइक शेयर करते हुए स्टार्ट करेंगे आज की कहानी। पेन हमारे हाथ में है और बिल्कुल क्वालिटी का आप बताएंगे। अब तो शुरू करते हैं। आवाज सब ठीक आ रही होगी। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है। 49% लोग डी कह रहे हैं और 32% लोग जो हैं वो ए कह रहे हैं। मतलब कंफ्यूजन खूब है आपकी इसमें, है ना। 32% ये और 49% ये आंसर। इसमें कंफ्यूजन हमें होती क्यों है ये समझते हैं पहले तो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? असर्शन, यानी कि एक कथन देंगे और उसका रीजन देंगे, है ना। एक कथन हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे और उसका रीजन देंगे कि ये तो है अभिकथन, इसको पढ़ो और क्या इसका ये रीजन सही है। रीजन सही से पहले हमें ये जानना होगा क्या ये कथन अपने आप में सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ये फ्री सेशंस होंगे और ये फ्री ही नोट्स मिलेंगे। जो लोग सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है, वो कोई पेड नोट्स नहीं है, फ्री नोट्स ही हैं। तो कोई टेंशन वाली इसमें बात होनी नहीं चाहिए, है ना। सारी सेटिंग्स जो हैं वो गड़बड़ा गई हैं यहाँ पे, क्योंकि पूरा सिस्टम चेंज कर दिया इन लोगों ने। खैर अभी क्या ही कर सकते हैं, देखिएगा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं। देखिएगा 50% लोग अब डी पे आ गए। समझते हैं स्टेटमेंट क्या है। डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड एंटायरली टू देयर जेनेटिक मेकअप। यानी जो डिले है, यानी बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए, यानी मान लीजिए किसी का विकास, किसी को 2 साल में चलना फिरना आ जाना चाहिए था, बट बच्चा अभी बोल नहीं पा रहा जबकि बोलना आ जाना चाहिए था, तो देरी हो गई, डिले हो गया विकास में, विकास की प्रक्रिया में। तो शारीरिक विकास की बात स्पेशली हो रही है। मान लीजिए हाइट इतनी बढ़नी चाहिए थी या शरीर के अंग जो है वो डेवलप होने चाहिए थे, उसमें देरी हो गई। इसके लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। देखिए अगर बच्चों को खाना ही नहीं मिला, फिर, है ना, अगर न्यूट्रिशन की कमी हो गई, एनवायरनमेंट में स्टिमुलेटिंग चीजें नहीं है, प्रॉपर उसको अगर फीडिंग भी नहीं मिली, तो भी शारीरिक विकास गड़बड़ा जाएगा। तो सिर्फ हेरिडिटी पे बेस नहीं होता, हालांकि हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होता है क्या? फिजिकल डेवलपमेंट, जो हमारे शरीर की बनावट है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, यानी विकास परिणाम है आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का, नेचर और नर्चर दोनों का। नेचर किसको कहते हैं? नेचर हम हेरिडिटी को, जेनेटिक मेकअप को कहते हैं, और एनवायरनमेंट हम वातावरण को कह रहे हैं जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। ये बात हमें पता है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भैया जो फिजिकल डेवलपमेंट में देरी है उसका कारण सिर्फ जीन्स हैं, तो ये तो बात ही अपने आप में गलत हो गई। जब पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम आगे की बात तो तब सोचेंगे, पहले यही गलत है। तो वो कौन से लोग हैं जो ANR को ट्रू बता रहे हैं? ऐसे रट्टे हमें नहीं लगाने पेपर में। अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे, बेशक आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं भी है, क्योंकि अब आपके पास समय उतना नहीं है, लेकिन अगला 1 महीना
क्रूशियल रहेगा लेट्स लर्न पे, ठीक। तो उस केस में ये बात गलत है ना, फॉल्स है। हम अपनी समझ का भी तो प्रयोग करेंगे, ठीक। हेरिडेटरी फैक्टर्स आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सेकंड में कहा है, इसका कारण यह दिया है कि शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। यार ओनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते ना, सोलली रिस्पॉन्सिबल कैसे कह देंगे हम इस चीज में, ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, एक डिफरेंट बात है। सोलली का मतलब हो गया एकमात्र जिम्मेदार कारक जो है वो हेरिडिटी ही है, फिर तो खाना दो ही मत बच्चे को, फिर तो दूध पिलाओ ही मत, ना डॉक्टर के पास ले जाओ, अब तो हेरिडिटी है जो है, एनवायरमेंट तो मैटर नहीं करता इस हिसाब से। तो ये भी बात उतनी ही गलत है जितनी इसका रीजन उतना ही गलत है जितना स्टेटमेंट गलत था। तो दोनों ही बातें गलत हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेनेशन गलत है, दोनों ही गलत हैं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, जी नहीं, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों ही क्या हैं, गलत हैं, दोनों ही यहाँ पे गलत हैं। तो ए ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सही है, सिर्फ 50% लोग ही इसका सही उत्तर दे पाए। खैर कोई बात नहीं, ये सब चलता रहेगा, लेकिन समझना है पहले। पढ़ के क्वेश्चन को अगर हमने समझ लिया तो हमारी 50% जो टेंशन है वो वहीं खत्म हो गई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। ये क्वेश्चन फिक्स्ड है क्योंकि सिलेबस फिक्स्ड है, मतलब इन टॉपिक से क्वेश्चन ना आए ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक। कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। सूक्ष्म कौशल हमारा एक है ग्रॉस मोटर स्किल्स, दूसरी है हमारी फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। तो अगर हम ग्रॉस मोटर की बात करें तो ग्रॉस में क्या आता है, बड़ी मसल, इसको हम स्थूल गतिक कौशल कहते हैं। और बड़ी मसल में क्या आएगा, हमारे हाथ और पैरों की मसल्स, है ना, कौन सी हैं, आर्म्स और लेग्स की मसल की जब भी बात होगी तो आप समझेंगे कि भैया स्थूल गतिक कौशल की बात हो रही है, किसकी, ग्रॉस की बात हो रही है। लेकिन फाइन मोटर स्किल्स, रनिंग क्या है, इसमें ग्रॉस यूज होता है क्योंकि आर्म्स और लेग्स यानी हाथ और पैरों की मांसपेशियों का प्रयोग होगा। वॉकिंग में भी जब आप वॉक कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी उंगलियों का प्रयोग कर रहे हैं भाई, आप अपने हाथ पैरों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी ग्रॉस हो गया। स्क्रिबलिंग यहाँ पे सही उत्तर है, कितने लोग सही दे रहे हैं, 86% लोग सही आंसर दे रहे हैं, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। इसको घसीट कर लिखना या पहली स्टेज मानी जाती है राइटिंग की, है कि बच्चे के हाथ में पेन दे दो, वो कुछ भी कीलम कांटी करता रहेगा दीवार पे, पेपर पे, जो उसे मिलेगा। स्क्रिबल यानी अब वो फाइन मोटर स्किल्स का प्रयोग कर पा रहा है। फाइन मतलब जब आपकी फिंगर्स और आईज का कोऑर्डिनेशन, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई और स्क्रिबलिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब चीजों में आपकी आंखों की और उंगलियों की मसल्स का प्रयोग होता है, हाथों की, उंगलियों की। तो ये क्या है, आईज और फिंगर का कोऑर्डिनेशन यानी फाइन मोटर स्किल्स। फाइन समझते हैं, सूक्ष्म, बिल्कुल छोटा काम जिसमें ज्यादा कोऑर्डिनेशन लगेगा। तो पहले जो विकास होता है हमारा वो ग्रॉस मोटर स्किल्स का होता है, यानी चलना फिरना, हाथ पैर चलाना हम पहले सीखते हैं और बाद में हम पेन पकड़ना सीखते हैं। तो ग्रॉस टू फाइन जाता है, यानी स्थूल से सूक्ष्म गतिक कौशल की ओर विकास की दिशा जाती है। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको दूसरी तरह से पूछेगा तो कहेगा जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट क्रियाएं। जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य क्रियाएं क्या है, बॉल आई आपकी तरफ, आपने अपने पूरे हाथों का प्रयोग किया पकड़ने के लिए। सूक्ष्म क्या है, आपने सिर्फ एक हाथ से ऐसे कैच कर लिया, या फिर आपने पेन को सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ लिया पूरे हाथ से पकड़ने की बजाय, ठीक। तो ये चलना, जंप करना, इन सब में बड़ी मसल्स का प्रयोग है, लेकिन स्क्रिबलिंग में आपकी छोटी मसल्स। तो फाइन मोटर स्किल्स का एग्जांपल सिर्फ स्क्रिबलिंग है, बाकी तीनों जो है वो ग्रॉस का है। एक क्वेश्चन जरूर आता है, कभी फाइन पूछेगा कभी ग्रॉस पूछेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। बीच में 1-1 मिनट का ब्रेक क्या लेंगे, हम बातें ही करेंगे रुक करके। जब एक सेक्शन खत्म करेंगे, इसके बाद मैथ्स आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आएगा और फिर हम समझते जाएंगे चीजों को, ठीक है। कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या यहां तक की बात समझने में हो रही हो तो बताइएगा। देखिएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ये पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, और अंत में देखिएगा कि पेडागोजी अगर आप ठीक कर ले रहे हैं, पेडागोजी है कुछ नहीं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है ना, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, चाहे वो किसी भी विषय की पेडागोजी हो। कुछ क्वेश्चंस को अगर हम छोड़ दें, 2-4 क्वेश्चन होते हैं 15 में से जो टेक्निकलिटी बेस्ड होते हैं, अदरवाइज ज्यादातर क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं कि अगर आप बच्चों को समझ पा रहे हैं तो आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात, बिल्कुल। अभी हम मोमेंटम क्रिएट करेंगे, अभी हमें 10-12 मिनट हुए हैं सेशन को चले हुए। लिंक भेज दीजिए टेलीग्राम का, तो डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है अभी सारे लिंक्स जो भी जरूरी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार। Which of these children would be in the middle childhood stage? मिडल चाइल्डहुड स्टेज, जनरली मिडल चाइल्डहुड नहीं पूछता बट कभी कभार पूछ भी लेता है, यानी मध्य बाल्यावस्था में जो बच्चा होगा उसकी क्या विशेषता होगी। जनरली हम अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड समझते हैं, अब समझते हैं मिडल चाइल्डहुड। मिडल मतलब इन दोनों के बीच में कहीं होगा, ठीक, समझेंगे। अ चाइल्ड हु इज बिगिनिंग टू इमिटेट सोशल रोल्स व्हाइल एंगेजिंग इन मेक बिलीव प्ले। ये मेक बिलीव प्ले होता है, बच्चा डॉक्टर खेल रहा है ना, तो ये प्री ऑपरेशनल या अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष का समय है, तो ये अर्ली चाइल्डहुड है तो मिडिल तो नहीं होगा।
A child who has developed an understanding of the meaning of rules and can reason, यानी थोड़ी थोड़ी रीजनिंग आनी शुरू हो गई है, तो मिडल की ही बात होगी कहीं। जब हमें पता है लेटर चाइल्डहुड में रीजनिंग आती है, तर्क जो है वो 7 से 11 वर्ष की उम्र में आता है, या हम कहें उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 की वर्ष में आता है, तो इसके बीच में कहीं आएगा। ठीक है दीप्ति शर्मा, चलिए समझते हैं। सी ऑप्शन है, आ चाइल्ड हु कैन हाइपोथेसाइज पॉसिबल कॉजेज एंड अकॉर्डिंगली डिजाइन कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स। देखो हाइपोथेसाइज का मतलब है परिकल्पना करेगा, तो ये एडोलेसेंस में आ जाएगा, है ना, ये किशोरावस्था का लक्षण हो जाएगा कि अब वो 11 साल के बाद 12 साल के बाद कल्पना कर पाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल पियाजे के अकॉर्डिंग, है ना। डेवलपमेंट किसी भी थियरी को आप जोड़ेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि वो उससे जुड़ नहीं सकती। डी ऑप्शन है, चाइल्ड हु इज जस्ट बिगिनिंग टू शो फाइन मोटर स्किल्स सच एज ग्रास्पिंग अ पेंसिल एंड अदर सच ऑब्जेक्ट्स। तो ये फाइन मोटर स्किल्स में शुरू हो जाता है कि बच्चा, सॉरी अर्ली चाइल्डहुड में शुरू हो जाता है जब बच्चा पेन पकड़ना सीखता है पहली बार, तो ऐसा थोड़ी कि फाइन मोटर स्किल्स को शुरुआत जो है वो मिडिल चाइल्डहुड में होगी। तो एक ही ऑप्शन सही है, अ चाइल्ड हु हैज डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड कैन रीजन। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, यानी जब आप उसको जोड़ना घटाना भी समझा रहे हैं या बेसिक नियम, वो किशोर क्या कर सकता है, अप्लाई कर पाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, कैसे समझेंगे देखिएगा। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, अर्ली चाइल्डहुड की, किसकी बात कर रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड की। पहले तो चाइल्डहुड की ही बात कर लेते हैं, है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है लोगों को। चाइल्डहुड की पेशेंस के साथ पढ़ेंगे एकदम। चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है जनरली, तीसरा ही जबरदस्ती कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड है वो 2 से 12 वर्ष है, यानी 2 साल से लेकर के 12 वर्ष तक का बच्चा एक बालक कहलाएगा, यानी बाल्यावस्था का बच्चा है वो। ठीक, इसको और अगर हम ब्रेक करके समझते हैं तो इसको तोड़ दिया गया अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में, बेहतर समझने के लिए अलग अलग थियरिस्ट के द्वारा। ठीक, अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था, क्या कहेंगे, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक, लेटर चाइल्डहुड की जब हम बात कर रहे हैं तो लेटर चाइल्डहुड क्या है भाई, लेटर चाइल्डहुड है उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष का काल। जनरली इन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, इन दोनों के बीच का कहीं हमें निकालना पड़ेगा, जिसको हम मिडल यानी मध्य बाल्यावस्था कह रहे हैं, मिडल चाइल्डहुड कह रहे हैं। अगर आप सीडीसी के अकॉर्डिंग, जो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड चीज है, समझेंगे तो इसको हम 6 से 8 वर्ष का समय कह देते हैं, यानी इन दोनों के बीच में कहीं निकाल दिया हमने। सॉरी, कहीं पे आपको 8 से 11 भी मिल जाएगा, एनआईओएस कहेगा जी 6 से 11 है। ठीक, तो जनरली आपको इन दोनों के बीच की बात करनी है। मिडिल चाइल्डहुड जब भी बात हो रही होगी, कहीं ना कहीं लेटर चाइल्डहुड के लक्षण ज्यादा हावी होंगे अर्ली से। ठीक, तो मिडिल चाइल्डहुड जब 6 से 8 हम मान के चल रहे हैं, तो इस उम्र में तर्क तो आ जाता है, लॉजिकल थिंकिंग शुरुआत हो जाती है लॉजिकल थिंकिंग की। ठीक, तो इसीलिए बी ऑप्शन जो है, अ चाइल्ड हु हैज डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल्स, यानी नियमों को थोड़ा समझने लगता है और तर्क कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे और आप जवाब देंगे, पोल में आप आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। बताइएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 4। दुखी नहीं होना है भाई, वैसे ही कल सेशन नहीं हुआ था। हाँ, ये आप सेशन देखिए, सारी चीजें हम इसी में डिस्कस करेंगे। नोट्स मिल जाएंगे 1-2 दिन में, परसों तक मिल जाएंगे, है ना। 25,000 लोग हम लोग जुड़ चुके हैं, सिर्फ 11,000 लोगों ने लाइक किया। ये रेशो बराबर भी रखना है, तभी एनर्जी बनी रहेगी, है ना। पिछले 2 दिनों में बहुत ज्यादा मेहनत हो गई है मेरे एंड पे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुए जा रही थी, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम है, कभी पीडीएफ बनवाई तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है। चलिए आते हैं। लॉट्स ऑफ क्यूज अबाउट जेंडर एप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग कम फ्रॉम फिल्म्स एंड एडवर्टीजमेंट्स। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये 2 टॉपिक से जुड़ेगा, है ना। फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त यानी लिंग उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। टॉपिक वही है, यही पढ़ा है हमने, हमेशा से यही पढ़ा है, बस घुमा के दे दिया क्वेश्चन को, फिल इन द ब्लैंक के रूप में दे दे, चाहे थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से पूछ ले। ठीक, बस पूछने का तरीका बदला है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं जेंडर की, तो जेंडर एप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग, यानी महिलाओं को ऐसे बिहेव करना चाहिए और पुरुषों को ऐसे बिहेव करना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, ये जेंडर एप्रोप्रिएट रोल्स हैं, जेंडर एप्रोप्रिएट वेज हैं, जो हम कहां से सीख रहे हैं, समाज से सीख रहे हैं। ठीक, तो वेज कहां से आती हैं, और ये चीजें बहुत हद तक फिल्म्स एंड एडवर्टीजमेंट से। बच्चे ने कोई एड देखा, कोई एडवर्टीजमेंट देखा, कोई फिल्म देखी और वो उसी तरह से बिहेव करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल कबीर सिंह मूवी आई थी एक शाहिद कपूर की, है ना, बहुत उस चीज पे नेगेटिविटी भी आई थिंक फैली थी, जितना मुझे याद है। उसका रीजन क्या है कि जो एक
किशोरावस्था का बच्चा है या व्यक्ति, लोग वैसे भी जो, या फिर जो ऐसे माइंड के लोग हैं जो इन्फ्लुएंस जल्दी होते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस होता ही है मीडिया का, ठीक, तो क्या होगा उससे, वो नेगेटिव एस्पेक्ट सीखेंगे कि भैया लड़की को उठा के ले जाओ, थप्पड़ मार दो, कुछ भी कर लो, सब चल रहा है ना, सब एक्सेप्टेबल है। तो यही तरीका होता है, ऐसे ही स्टड लोग बिहेव करते हैं। तो ये क्या हुआ, मेल और फीमेल के रोल अलग अलग दिखा दिए कि वो तो बेचारी शांत रहती है, वो किसी को कुछ नहीं कहती है ना। तो ये क्या है, ये है बेसिकली फिल्म्स एंड एडवर्टीजमेंट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे तरीके हम इन्हीं से सीखते हैं, मूवीज से और एडवर्टीजमेंट से, कि जेंडर अप्रोप्रिएट वेज कौन से हैं बिहेव करने के। दिस हाईलाइट्स द रोल ऑफ, किसका रोल हाईलाइट हो रहा है यहाँ, मीडिया का, स्कूल का। स्कूल थोड़ा ना, जब बात हम फिल्म और एडवर्टीजमेंट की कर रहे हैं तो ये दोनों मीडिया का हिस्सा है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो आपका फिल्म्स हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, ठीक है जी। तो मीडिया तो सही है। द रोल ऑफ मीडिया एज अ डैश एजेंसी, क्या प्राइमरी एजेंसी, प्राइमरी एजेंसी तो भैया परिवार होता है सोशलाइजेशन में, प्राथमिक कारक। सेकेंडरी एजेंसी क्या है, ये सेकेंडरी एजेंसी गौड़ कारक है, द्वितीयक कारक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोग सही दे रहे हैं, 78% लोग, ठीक है। मीडिया क्या है, द्वितीयक कारक है, ठीक। संस्था के रूप में मीडिया की भूमिका द्वितीयक है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। जब भी बात फैमिली की आएगी तो फैमिली प्राइमरी है, नहीं तो बाकी सब कुछ फिर उसमें सेकेंडरी में चला जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती आपके पेपर में, आराम से आंसर कीजिए, है ना। कोई कह रहा है पुष्पा झुकेगा नहीं, बेस्ट एग्जांपल, हाँ एग्जैक्टली अभिषेक कह सकते हैं आप, बिल्कुल। तो सब में एक लहर दौड़ जाती है, तेरे नाम मूवी आई, सबने हेयर कट वैसा ही करा लिया, बोलने का स्टाइल, और आशिक बन के घूम रहे हैं लोग अपना जीवन बर्बाद करके। तो ये क्या हुआ कि वेज ऑफ बिहेविंग, कि कैसे मेल्स और फीमेल को बिहेव करना चाहिए। और ये दूसरी थियरी जिससे रिलेटेड है क्वेश्चन, वो है एल्बर्ट बेंड्यूरा की। बेंड्यूरा कहते हैं, तभी हम अडल्ट रेटिंग लगाते हैं बहुत सारी चीजों में कि ये भैया इस एज अप्रोप्रिएट चीज है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को देखने के लायक नहीं है कोई चीज। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है, बट बाद में तो सब देख ही लेते हैं, आजकल कोई सिस्टम तो बचा नहीं है। तो अगर हम बात करें तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि बेंड्यूरा कहते हैं कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, सोशल लर्निंग थियरी, बच्चा समाज में देख करके सीखता है, ऑब्जर्वेशन करके सीखता है, यानी अवलोकन करके सीखता है। तो जो भी उसके सामने हम प्रेजेंट करेंगे वो उसका अवलोकन करेगा, उसको इमिटेट करेगा, यानी उसकी नकल करेगा, और उस चीज का प्रभाव उस पर पड़ेगा, ठीक। अनुकरण से सीखते हैं हम, ऑब्जर्व करके सीखते हैं जो भी हमारे सामने होता है। इसलिए कई बार आप देखते हैं माँ बाप बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करते, जो कि अच्छी बात है, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये किसकी थियरी है, बेंड्यूरा की, एल्बर्ट बेंड्यूरा के। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, यानी जो भी हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस चीज का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, ऐसा एल्बर्ट बेंड्यूरा कहते हैं। SLT यानी सोशल लर्निंग थियरी इन्होंने कहा है अपनी थियरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों तरह से पूछ सकता था, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था इनका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 5, द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड। याद कीजिए पियाजे को, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनसे कभी क्वेश्चन ना आए। 2 से 7 वर्ष, प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। इसमें बहुत कंफ्यूजन कई बार ये क्रिएट करते हैं, क्योंकि कई बार किसी ऑप्शन को ये सेंसरी मोटर में भी मान लेंगे और कई बार ये प्री ऑपरेशनल में भी मान लेंगे। समझ पा रहे हैं ना हम बात को, ठीक है या नहीं सर, बताइए। हिंदी और मैथ्स पेडागोजी के सेशन ले लीजिए, ऐप पर वीडियो डाल दिया गया है, आपसे एक बार पढ़ना है। अरे बिल्कुल पढ़ाएंगे विश्वकर्मा, अभी जो कमिंग वीक है उसमें आपके टॉपिक से स्टार्ट हो जाएंगे। ये आज जो है ये क्या कहेंगे, शुरुआत है, वार्म अप है, कि आप पहले 4 घंटे बैठ के देख लीजिए आपका स्तर क्या है, और जब आप सेशन लेंगे अगले कुछ दिनों में, तो यही पेपर जब आप सॉल्व करेंगे या कोई भी पेपर आप सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि अंतर क्या है, ठीक। और अपना प्रॉपर कॉमन सेंस लगाना, ये नहीं सोचना ये तो मैंने पढ़ाई नहीं है, वो भूल जाइए, अब बहुत समय जा चुका है कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। पहला ऑप्शन है एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्टिंग थिंग, यानी अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन तो भैया फॉर्मल ऑपरेशनल में आता है, यानी 11 साल के बाद, और ये 2 से 7 वर्ष का समय है। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF से याद रखते हैं, सम पीपल कांट फोकस से। S फॉर सेंसरी मोटर, जन्म से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, और फॉर्मल ऑपरेशनल यानी 11 एंड अबव, ठीक। तो अमूर्त चिंतन तो यहां आता है, ठीक। एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये सेंसरी मोटर में ही आ जाती है, आनी शुरू हो जाती है, कि बच्चे ने बॉटल को देखा, वो उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो उसके लिए वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, ठीक। एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, ये भी यहां पूरी तरह से नहीं आ पाता। जो दूसरों के पर्सपेक्टिव को लेना है वो कहीं ना कहीं इस
अवस्था के अंत में आता है या फिर जनरली कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है। तो इनके पास आंसर ऑप्शन था कि दोनों को सही मान सकते थे, बट सीटेट है, सीबीएसई है, बोर्ड है, अपने हिसाब से मानता है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, ये भी फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है। ठीक, इसको भी हम कि दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ जाएगा, अभी तो ईगो सेंट्रिक है, इसको भी हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में मानते हैं कि 7 से 11 में आएगा जनरली। ठीक, लेकिन कई बार इस स्टेज के अंत में भी देखा जाता है कि आ जाता है। ठीक, यहाँ पे आंसर बी सही है, जो कि आप लोग दे रहे हैं 46% लोग। एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, यानी उसको दिख रहा है अब कि मान लीजिए वो कुछ खेल खेल रहा है तो वो उसको परफॉर्म करना है उस तरह से, या फिर जो कोई भी इस तरह का गोल, कोई भी छोटा मोटा टास्क वो उसको गोल की तरह ट्रीट करने लग जाएगा। हालांकि ये जो क्षमता है ये जन्म से 2 वर्ष में आ जाती है, क्योंकि बच्चे के लिए बॉटल अगर टेबल पे रखी हुई है तो उसकी तरफ बढ़ना भी एक गोल है। लेकिन ऐसा तो नहीं है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जब वहां आ गया तो यहाँ खत्म हो जाएगा, अब तो बचेगा नहीं यहाँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ ये बेहतर हो जाएगा। ठीक, बेहतर हो जाएगा कि 26 जनवरी है या कुछ भी, कोई भी छोटा मोटा फंक्शन है, प्ले वे में होता है इस टाइम पे, तो वो उसके लिए प्रिपेयर करेगा। ठीक, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अदर्स पर्सपेक्टिव पूरी तरह से सही नहीं होगा, हालांकि ये दोनों को सही मान सकते थे, क्योंकि दोनों में से कोई भी इतना सही या इतना गलत नहीं था कि हम गलत कह दें। तो ऐसी चीजें होती हैं। अगर यहाँ पे सेंसरी मोटर भी लिखा होता तब भी ऑप्शन यही सही होता। आगे बढ़ेंगे, और ऐसी चीजें आई हुई है, मैं अपने मन से बना करके नहीं बता रही हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऐसा इन्होंने किया है कि ऑप्शन चेंज कर देते हैं, उसके हिसाब से आंसर भी चेंज कर देते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू प्याजे के ही अनुसार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू बी डैश एंड डैश, यानी एक शिक्षक को कैसा और कैसा होना चाहिए एज पर प्याजे। मोबाइल और फ्लेक्सिबल, यानी गतिशील और लचीला होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड और रिजिड होना चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड लिख दिया है इन्होंने बट स्ट्रक्चर्ड होगा ये। एम्पैथेटिक और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी सहानुभूतिपूर्ण और पारदर्शी हो। मैकेनिकल और बिहेवियरिस्टिक हो। देखो मैकेनिकल तो फिर वो रोबोट बन गया, स्ट्रक्चर्ड भी बहुत ज्यादा रोबोट जैसा ही हो जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो हट जाते हैं। अब आपके पास ए ऑप्शन है और सी ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई एक सही होगा, आप चूज कर लीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे, लेकिन बोर्ड मानेगा कि नहीं वो आप जब आंसर दे देंगे तभी मैं बता पाऊंगी। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। 68% लोग जो हैं वो ए उत्तर दे रहे हैं। चलिए समझते हैं क्यों दे रहे हैं ए उत्तर। मोबाइल और फ्लेक्सिबल होना चाहिए टीचर को, सी क्यों नहीं होना चाहिए, हैं बताइए एक बार, सी क्यों नहीं होना चाहिए। 27% लोग सी की तरफ भी जा रहे हैं। देखो उस उत्तर की तरफ जाओ जो ज्यादा बेहतर हो, है ना। हो सकता है चारों ऑप्शन पेडागोजी में सही हो, लेकिन जो ज्यादा बेहतर हो, जो बच्चे की भलाई ज्यादा चाहता हो और जिसके अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो प्याजे के अकॉर्डिंग पूछा है, तो प्याजे के अकॉर्डिंग क्या होना है, क्लास में बच्चों को एक्टिव होना है एट द एंड ऑफ द डे, चाहे कुछ हो जाए, उसकी क्यूरियोसिटी, उसका एक्सपेरिमेंट, वो सब चीजें बनी रहनी चाहिए। एम्पैथी और ट्रांसपेरेंसी की बात ये तो अंडरस्टूड ही